और हाँ, उसके लिए आप लोगों का मैं वेलकम कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज विभूति खरे, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। और इस सेशन में हम करेंगे क्या, टारगेट क्या होगा, मैं आपको सबसे पहले वही बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस कुछ सेशंस से हम क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, एंड दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और अभी तक हमने इस चैप्टर में कुछ बेसिक इनिशियल टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जैसे कि शुरुआत हमने करी थी हमारे एसिड्स के साथ, हमने एसिड्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। फिर प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि भाई सारे एसिड्स में एक कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन चीज़ क्या होती है, ठीक है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बेसिस के ऊपर। आज हम बात करेंगे अपने बेसिस के ऊपर, बेसिस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हमने एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, ठीक वैसे ही आज हम बात करेंगे बेसिस की। बेसिस की भी आज हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? चलो, तो सेशन का टारगेट मैंने आपको बता दिया, होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कर लेते हैं अपने सेशन की शुरुआत बेसिस के साथ। बेसिस के ऊपर आज हमें काफ़ी फोकस करना है, ठीक है। आ जाओ, एक एक करके सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, बिटर इन टेस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। वो खट्टा नीमोड़ा मैंने बताया था, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, ठीक है। खट्टा नीमोड़ा, हमारे जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में एकदम खट्टे होते हैं। और याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई, हम डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एक ऐसा एसिडिक सब्सटेंस खाते हैं जिससे हमें उसका टेस्ट जो है पता चलता है। जैसे कि गर्मियों का मौसम है, दही सभी लोग खा रहे होंगे, दही कैसा होता है, टेस्ट में खट्टा खट्टा लगता है ना। तो वो खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसमें होता है लैक्टिक एसिड। सैलड खाते हैं, उसमें हम टमाटर खाते हैं, उसमें हम नींबू का रस निचोड़ करके खाते हैं। तो टमाटर हो गया, नींबू हो गया, ये टेस्ट में खट्टे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी होता है एसिड प्रेजेंट। इमली खाते हैं, इमली खट्टी लगती है टेस्ट में। क्यों? क्योंकि उसमें होता है टार्टरिक एसिड, है ना। तो एसिड्स को याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि हमारे एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे बेसिस की, तो बेसिस टेस्ट में बिटर होते हैं। कभी मुंह धोते धोते या नहाते नहाते कभी साबुन मुंह में गया है, अगर कभी गया होगा तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि यार जैसे ही साबुन मुंह में गया कुछ कड़वा सा लगा, कुछ अजीब सा लगा, कुछ बहुत ही अनप्लेजेंट लगा। तो वो जो कड़वा टेस्ट होता है ना बेटा, जो बिटर टेस्ट होता है वो किसका होता है? वो बेस का होता है। जो हमारे साबुन होते हैं ना, सोप, चाहे आप कोई सा भी सोप क्यों ना इस्तेमाल करते हो, आप चाहे कोई भी बेदिंग सोप क्यों ना इस्तेमाल करते हो, लक्स, फियामा और XYZ, तो वो सारे सोप किसके बने होते हैं? बेस के ही बने होते हैं। और जब साबुन का पानी मुंह में जाता है तो कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिस टेस्ट में बिटर होते हैं, ठीक है। तो बी फॉर बेसिस, बी फॉर बिटर, आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट, स्लिपरी या सोपी टच। दे पोजेस स्लिपरी टच लाइक सोप्स। साबुनों का इस्तेमाल करो, कोई सा भी आप साबुन ले लो, है ना, लक्स, फियामा, मेडिमिक्स, जो भी आपको पसंद है। जब उस साबुन को हम टच करते हैं, जब उस सोप बार को हम टच करते हैं, तो टच करने पर कुछ चिकना चिकना सा फील होता है कि नहीं होता? स्पेशली जब नहाने की बारी आती है, तो जब साबुन अच्छा मोटा होता है ना, मतलब जब नया नया निकाला होता है पैकेट से, तो वो अच्छा काफी मोटा होता है, तो उसको पकड़ के नहाने में ईजी होता है। लेकिन जैसे ही साबुन को यूज करते करते सपोज 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए, तो साबुन जो है छोटा छोटा होता जाता है ना, और बिल्कुल इतना सा हो जाता है। तो जब साबुन बिल्कुल इतना सा हो जाता है ना, तो फिर वो हाथ से इतने जल्दी स्लिप होता है कि फिर उससे नहाना बड़ा मुश्किल होता है ना। ऐसे कस के फंसा करके नहाना पड़ता है, वरना वो साबुन जो है हाथ से फिसल जाता है। क्यों फिसलता है भाई? हाथ से जब साबुन फिसल रहा है ना, इसका मतलब क्या? वो चिकना है, तो बेसिकली वो स्लिपरी होता है ना, स्लिप हो जाता है हाथ से। तो डेफिनेटली हमारे जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। और वहीं टच की अगर बात की जाए तो वो टच में स्लिपरी होते हैं, और या बोल सकते हो कि सोपी भी हो सकते हैं ना। भाई बेस्ट एग्जांपल किसका है? सोप्स का है। नहाते नहाते कभी अगर साबुन का पानी मुंह में चला गया तो टेस्ट में कड़वा लगेगा। क्यों? साबुन बने होते हैं बेस के, तो बेस टेस्ट में बिटर होता है। और वहीं जो हाथ धोते धोते जो मतलब साबुन से जब भी हम हाथ धोते हैं तो एक चिकनापन हाथ में आ जाता है, चिकनाई हाथ में आ जाती है ना। हाथ से ऐसा लगता है कि साबुन फिसल जाएगा, टाइटली पकड़ूंगी तो फिसल जाएगा। क्यों? अगेन साबुन बने होते हैं बेसिस के, और बेसिस कैसे होते हैं? टच में स्लिपरी होते हैं, हाथ से स्लिप हो सकते हैं, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद में एक्शन ऑन लिटमस पेपर। तो ये तो एक ऐसी चीज है जो हम पढ़ चुके हैं भाई। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो क्या था? इंडिकेटर्स। याद करो, हमने नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, रंग बदलू इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सारे ही टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो लिटमस के बारे में हमने सबसे पहले बात करी थी, और लिटमस की टेंडेंसी होती है कि वो एसिड्स के साथ रेड कलर देता है और बेसिस के साथ ब्लू कलर देता है। तो बी फॉर बेसिस, बी फॉर बिटर एंड बी फॉर ब्लू। लिटमस की टेंडेंसी होती है कि वो बेसिस के साथ में क्या करता है? ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर। तो देख सकते हो आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे बेसिस होते हैं दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस की टेंडेंसी ही होती है कि वो बेसिस के साथ में ब्लू कलर देता है। तो हमारे बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को या रेड लिटमस सोल्यूशन को चेंज कर देते हैं किसमें? ब्लू कलर में, ठीक। चल, नेक्स्ट, फिनोफ्थलीन। लिटमस तो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। फिनोफ्थलीन की बात की जाए तो ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। देखा जाए तो जो फिनोफ्थलीन होता है ना बच्चों, उसका कोई कलर नहीं होता, वो ओरिजिनली कलरलेस ही होता है। एसिड्स के साथ में फिनोफ्थलीन जो है वो कोई कलर नहीं देता, कलरलेस का कलरलेस ही रह जाता है। वहीं बेसिस के साथ में फिनोफ्थलीन एक बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर देता है, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं फिनोफ्थलीन के बारे में कि फिनोफ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, बकायदा इसको लैब में बनाया जाता है। ओरिजिनली ये कलरलेस होता है, एसिड्स के साथ भी ये कोई कलर नहीं देता, लेकिन बेसिस के साथ ये एक बहुत ही प्यारा पिंक कलर देता है, ठीक। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर की। तो जैसे कि हमने एसिड्स में भी पढ़ा था कि हमारे जो एसिड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? नेचर में कोरोसिव होते हैं। मतलब जनरली हमारे एसिड्स कोरोसिव ही होते हैं नेचर में, कोरोजन कॉज करेंगे। मतलब आप बोल सकते हो कि जहां भी एसिड जाके गिरेगा तो के साथ ये एक बहुत ही प्यारा पिंक कलर देता है, ठीक। चलो,
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर की। तो जैसे कि हमने एसिड्स में भी पढ़ा था कि हमारे जो एसिड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, नेचर में कोरोसिव होते हैं। मतलब जनरली हमारे एसिड्स कोरोसिव ही होते हैं नेचर में, कोरोजन कॉज करेंगे। मतलब आप बोल सकते हो कि जहाँ भी एसिड जाके गिरेगा तो उस जगह को वो खराब ही करेगा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ही कॉज करेगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं हमारे बेसिस की, तो कुछ बेसिस हमारे ऐसे होते हैं जो काफ़ी जो है कोरोसिव होते हैं नेचर के। मतलब कुछ बेसिस हमारे पास ऐसे होते हैं जो नेचर में जो है कोरोसिव होते हैं और जहाँ गिरेंगे वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे, डैमेज कॉज करेंगे। तो सिर्फ ये मत समझना कि यार केवल एसिड्स ही होते हैं जो नेचर में कोरोसिव होते हैं, बेसिस तो मतलब इतने कोरोसिव नहीं होंगे, वो अच्छे होंगे, सीधे साधे होंगे, ऐसा नहीं, कुछ बेसिस भी कोरोसिव होते हैं। सम बेसिस लाइक कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटैश मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन, कि अगर स्किन पे गिर जाएंगे तो क्या होगा, जलन होने लग जाएगी। यू आर देयरफॉर एडवाइज्ड नेवर टू टच और टेस्ट एनी बेस, चाहे आपके पास कोई एसिड हो, आपके पास कोई भी बेस हो, आपको ना उसको टेस्ट करना है ना आपको उसको टच करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके हाथ में जो एसिड आया है या आपके हाथ में जो बेस आया है वो नेचर में कैसा है, वो कोरोसिव है कि नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है कि वो वीक है, यू हैव नो आइडिया। तो कोई भी बेस हो, कोई भी एसिड हो केमिस्ट्री लैब में, ना आप उसको टेस्ट करेंगे कि चलो पी के देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि एसिड टेस्ट में सच में खट्टे होते हैं कि नहीं, कि बेसिस टेस्ट में वाकई में बिटर होते हैं कि नहीं होते, ये कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया, मतलब आपको सही पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ना टेस्ट करने की जरूरत है, ना हाथ से टच करने की जरूरत है कि देखिए जो बेसिस हैं वो स्लिपरी लग रहे हैं टच में कि नहीं लग रहे हैं। अरे बिल्कुल लगते हैं भाई, और अगर शौकी है देखने का तो घर में जो साबुन पड़ा हुआ है ना उससे जाकर के हाथ धो लो एक बार। जैसे साबुन को हाथ में पकड़ोगे, उसको धोगे ना तो हाथों में हाथों से वो साबुन फिसलेगा, जो इंडिकेशन होगा कि हाँ भाई सोप बने होते हैं बेस के, और बेस कैसा होता है, स्लिपरी होता है टच में, ठीक। तो कुछ हमारे बेसिस भी ऐसे होते हैं, बेसिस भी मतलब कम नहीं है, ये मत समझना कि सिर्फ एसिड्स ही होते हैं जो नेचर में कोरोसिव होते हैं, कुछ बेसिस भी होते हैं जो नेचर में कोरोसिव होते हैं, गिरेंगे तो डैमेज कॉज करेंगे, डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे जहाँ भी। तो जैसे कि कॉस्टिक सोडा हो गया और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, स्किन पे गिर जाएंगे तो इरिटेशन होने लगेगी, जलने लग जाएगी स्किन, ठीक है। चल नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे एसिड्स पानी में जाते हैं, मतलब उनके एक्वस सोल्यूशन में। देखो मेरी बात सुनो, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सोल्यूशन के बारे में, 9th में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा केमिस्ट्री में सोल्यूशन के बारे में, जलने लग जाएगी स्किन, ठीक है। चल नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे एसिड्स पानी में जाते हैं, मतलब उनके एक्वस सोल्यूशन में। देखो मेरी बात सुनो, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सोल्यूशन के बारे में, 9th में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा केमिस्ट्री में सोल्यूशन के बारे में कि एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट तो दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये दोनों कंपोनेंट मिलकर के क्या करते हैं, एक सोल्यूशन को बनाते हैं। जैसे कि आपके पास पानी है, पानी में आप नमक डाल दो तो पानी क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट, और नमक क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दोनों कंपोनेंट होते हैं जो मिलकर के क्या करते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसमें कि सॉल्यूट जाकर के डिसॉल्व हो जाता है, और सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो। तो अगर आपके पास पानी है, उसमें अगर आप नमक डाल दो तो आपको पता है क्या होने वाला है, पानी में नमक डालोगे तो क्या होगा, नमक जाकर के पानी में डिसॉल्व हो जाएगा ना। तो डिसॉल्व कौन हुआ, नमक, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। किसमें डिसॉल्व हुआ है, पानी में, तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक सोल्यूशन आ जाएगा। वो जो नमक वाला पानी है ना, उस नमक वाले पानी को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन बोलोगे, क्योंकि आपने सॉल्ट को पानी में डाला तो वो जाकर के उसमें घुल गया, डिसॉल्व हो गया। तो नमक हो जाएगा सॉल्यूट और पानी हो जाएगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर के क्या करते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं, ओके। अब देखो ऐसे कि जो पानी है ना बच्चों, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। जैसे कि आपने वो सुना होगा ना, जगत माता जगत पिता, कि मतलब एक कोई लेडी होगी, उसको पूरी दुनिया, छोटे से छोटा बच्चा, जवान से जवान बच्चा, बड़े से बूढ़ा बच्चा, हर कोई जो है ना उसको माँ बोलेगा, है ना। ऐसे आजकल हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हाँ एक लेडी है, उसको पूरी दुनिया अपनी माँ मानेगी, जगत माता बोलते हैं। एक कोई आदमी होगा तो उसको सब अपने पिता मानेंगे, तो जगत पिता, है ना, ऐसा। तो वैसे ही होता है पानी, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब कि मेजॉरिटी सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुलने के लिए रेडी हो जाते हैं। भाई सॉल्यूट क्या होते हैं, जो सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाए। मैं बोल रहा हूँ कि पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दुनिया भर के ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूट्स पानी में जाकर के घुलने के लिए मरते हैं कि अरे ये तो है पानी, तो हम तो जाकर के इसमें घुल जाएंगे। तो दुनिया भर के आप बोल सकते हो कि मेजॉरिटी सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुलने के लिए रेडी रहते हैं, पानी में डिसॉल्व होने के लिए रेडी रहते हैं। तो इसलिए पानी क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कि हर सॉल्यूट उठ करके पानी में घुलने के लिए रेडी हो जाएगा और सोल्यूशन बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसलिए पानी क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट क्या हो, पानी हो, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट क्या हो, पानी हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्वस सोल्यूशन बोल देते हैं। जब भी मैं बोलूं कि बेटा मेरे पास एक एक्वस सोल्यूशन है, अब किसका है किसका नहीं वो मुझे नहीं पता, मेरे पास एक एक्वस सोल्यूशन है। अब वो एक्वस सोल्यूशन में सॉल्यूट कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली सॉल्वेंट क्या होगा, पानी होगा। क्यों भाई, एक्वस सोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट कौन है, पानी है। क्यों, क्योंकि पानी क्या है, जगत सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हर कोई सॉल्यूट उसमें घुलने के लिए रेडी रहता है। हर कोई बोला है, सारे नहीं बोला है, डिफरेंस है। सारे सॉल्यूट्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे नमूने सॉल्यूट्स जो पानी में भी घुलने को रेडी नहीं रहते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन अधिकतर सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुलने के लिए रेडी होते हैं। तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट क्या हो, पानी हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। तो अगर तुमसे मैंने बोला कि बेटा मेरे पास ना इथेनॉल का एक्वस सोल्यूशन है, मेरे पास इथेनॉल का एक्वस सोल्यूशन है, तो इथेनॉल के एक्वस सोल्यूशन से तुम क्या समझोगे, जरा बताओ तो मुझे। तुमसे मैंने बोला कि बेटा मेरे पास इथेनॉल का एक्वस सोल्यूशन है, तो इस इथेनॉल के एक्वस सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा, बताओ तो मुझे। सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा,
एग्जैक्टली सॉल्यूट होगा इथेनॉल और सॉल्वेंट होगा पानी। मुझे कैसे पता चला? अरे मैं बोल तो रही हूँ कि इथेनॉल का एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन ही मतलब क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट कौन हो? पानी हो, वाटर हो। तो फिर सॉल्यूट क्या होगा? इथेनॉल। जो बोला जा रहा है जिस चीज का एक्वस सोल्यूशन है मतलब कि उस चीज को हमने पानी में डाला हुआ है। पानी क्या है? सॉल्वेंट है। और इथेनॉल क्या है? सॉल्यूट है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से एक्वस सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। अगर मैं बोलूं कि बेटा मेरे पास HCl का एक्वस सोल्यूशन है, इथेनॉल का तुमको भी मैंने एग्जांपल दिया कि इथेनॉल का एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इथेनॉल सॉल्यूट है और पानी क्या है? सॉल्वेंट है। अब मैं तुमसे बोल रही हूं कि बेटा मेरे पास HCl का एक्वस सोल्यूशन है, तो HCl के एक्वस सोल्यूशन से मेरा मतलब क्या है? HCl के एक्वस सोल्यूशन से मेरा मतलब क्या है कि अब मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कि HCl क्या है? सॉल्यूट और पानी क्या है? सॉल्वेंट। एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि पानी क्या हो? सॉल्वेंट हो। मतलब सॉल्वेंट क्या हो? पानी हो। और सॉल्यूट क्या होगा? HCl। मैं बोल रही हूं कि HCl का एक्वस सोल्यूशन है, मतलब मैंने HCl और पानी को मिक्स कर दिया है, तो HCl सॉल्यूट और पानी सॉल्वेंट। ठीक है, तो एसिड्स का एक्वस सोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया कि हाँ, एक एसिड का एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या कि एसिड को हम मिक्स कर देते हैं पानी के साथ, तो पानी हो जाता है सॉल्वेंट और वो एसिड हो जाता है सॉल्यूट। ठीक है, तो एसिड के एक्वस सोल्यूशन का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक उसी तरीके से बेसिस का भी एक्वस सोल्यूशन होता है। मतलब मेरे पास एक बेस है, कौन सा बेस है? सपोज मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सपोज मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैंने डाल दिया पानी में, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। भाई जैसे कि एसिड का एक्वस सोल्यूशन बनता है, ठीक वैसे डेडलाइन बॉस